बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हार्वर्ड अकेडमी की तरफ से वेलकम कहते हैं। आज का हमारा टॉपिक चैप्टर 1 डेफिनेशंस को ही हमने कंटिन्यू करना और इसमें काफ़ी सारी फर्दर सब पार्ट्स हैं, सब सेक्शंस हैं डेफिनेशन के हवाले से, उन्हीं को हमने अभी लेके चलना है। सबसे पहले आज के सेशन की जो डेफिनेशन है वो है एलिजिबल पर्सन। तो यहाँ पे एलिजिबल पर्सन से मुराद वॉलंटरी पेंशन सिस्टम रूल 2005 के हवाले से है। जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एफबीआर ने रखा है वो पूरा करता हो, वो उसका अपना एनटीएन नंबर हो, एनआईसी ऑलरेडी उसको इशूड हो, और इस स्कीम के मुताबिक जो कंट्रीब्यूशन एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय ने करनी है वो सारी शराइत पूरी करता हो, तो उसको हम एलिजिबल पर्सन कहते हैं। फॉर द पर्पज़ ऑफ वॉलंटरी पेंशन सिस्टम रूल 2005 means an individual Pakistani who holds a valid national tax number, a computerized national ID card, national identity card for overseas Pakistanis issued by the National Database and Registration Authority यानी कि नादरा से इशू हुआ होना चाहिए NIC, provided that the total tax credit available for the contribution made to approved employment pension और annuity scheme यानी कि जो उसको प्रोवाइडेड दैट द टोटल टैक्स क्रेडिट अवेलेबल, जो उसको टैक्स क्रेडिट होगा कंट्रीब्यूशन मेड टू अप्रूव्ड एम्प्लॉयमेंट पेंशन और एन्युटी स्कीम, यानी कि अगर आपका जो पेंशन या एन्युटी स्कीम होगी अगर वो अप्रूव्ड होगी तो उसको टैक्स क्रेडिट भी मिलता है, जो उसको टैक्स नॉर्मली लागू होता है। अगर अनअप्रूव्ड हो तो वो उस पर टैक्स क्रेडिट नहीं होता। अगर अप्रूव्ड प्लान है तो उस पर टैक्स क्रेडिट अवेलेबल होता है। एंड अप्रूव्ड पेंशन फंड अंडर वॉलंटरी पेंशन सिस्टम रूल 2005, तो यहाँ पे पेंशन सिस्टम रूल 2005 की बाकी जो शराइत है वो पूरी होनी चाहिए। शुड नॉट एक्सीड द लिमिट प्रिस्क्राइब्ड और स्पेसिफाइड इन सेक्शन 63, तो सेक्शन 63 में ऑलरेडी इसकी जो लिमिट्स हैं वो डिफाइन है, उसको अगर वो क्रॉस नहीं कर रहा और सारी शराइत जो रजिस्ट्रेशन वगैरह के हवाले से हैं वॉलंटरी पेंशन सिस्टम रूल्स की 2005 के हवाले से वो सारी शराइत पूरी हो रही हैं, तो फिर उसकी क्रेडिट जो टैक्स क्रेडिट होगा अवेलेबल होगा। इस हवाले से उसको कहते हैं एलिजिबल पर्सन। अब आ जाता है कि जो एक्सप्रेशंस हैं हमारे पास वो इलेक्ट्रॉनिक डेटाबेस के हवाले से हैं। तो इसमें एड्रेस ही होता है, जब आप मेल भेजते हैं तो एक एड्रेस ही होता है जिसको मेल रिसीव होनी हो। ऑटोमेटेड का मतलब होता है कि अगर आप व्हाट्सएप वगैरह पे मैसेज करते हैं तो ऑटोमेटेड आपको एक रिप्लाई आ जाता है। इसी तरह से ऑटोमेटेड टेलर मशीन होती है, जैसे एटीएम है, आपका अकाउंट है तो आप उसमें अपना कार्ड इंसर्ट करते हैं, तो जो भी आप इंफॉर्मेशन उसको देते हैं तो वो अकॉर्डिंगली ऑटोमेटिकली आपकी इंस्ट्रक्शन को फॉलो करता है। इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक है, तो जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के ज़रिए से जो भी एक्शन आपका होगा। इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर है कि आप वैसे तो कागज़ पे करते हैं, बाय हैंड सिग्नेचर करते हैं, लेकिन कुछ सिग्नेचर इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर होते हैं। जब आप कोई डॉक्यूमेंट भेजते हैं तो ऑटोमेटिकली उसको इंसर्ट कर देते हैं। इसके अलावा जो आपके डॉक्यूमेंट को इलेक्ट्रॉनिकली भेजते हैं, रिसीव करते हैं, तो उसको इन्फॉर्मेशन भी होती है। इसके अलावा इन्फॉर्मेशन सिस्टम होता है, तो एक सिस्टमेटिक आपको इन्फॉर्मेशन फ़्लो हो रही होती है। इसके अलावा ओरिजिनेटर है, जहाँ से ईमेल या कोई भी इंफॉर्मेशन है वो ओरिजिनेट हो रही हो, या फिर एक ट्रांजैक्शन है जो आप इलेक्ट्रॉनिकली कंडक्ट करते हैं। तो ये मुख्तलिफ जो एक्सप्रेशंस हैं जिनका हमने ऊपर रेड लाइन में अंडरलाइन भी किया है, शैल हैव द सेम मीनिंग्स एज आर असाइन टू देम इन द इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसमिशन ऑर्डिनेंस 2002। तो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसमिशन ऑर्डिनेंस 2002 में जो जैसे डिफ़ाइन किया गया है, तो जो इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 में भी सेम इट इज़ उन्हीं का मतलब लिया जाएगा जैसे ऑर्डिनेंस में इनको डिफ़ाइन किया गया। अच्छा, इसके बाद और भी आप अगर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथ टच में हैं तो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड भी होता है। जैसे आपके अंदर आपके पास सिम पे आपके कॉन्टैक्ट्स का रिकॉर्ड महफूज होता है, सीडी पे कुछ डेटाबेस महफूज हम कर लेते हैं, हार्ड डिस्क पे कुछ डाटा महफूज कर लेते हैं। तो ये जितनी इन्फॉर्मेशन हम सेव करते हैं, वो वीडियो की फॉर्म में हूँ, डॉक्यूमेंट की फॉर्म में हूँ, ऑडियो की फॉर्म में हूँ, किसी तरह से भी हूँ, तो उस रिकॉर्ड को, डिवाइसेस को नहीं, उस रिकॉर्ड को जो हम सेव करते हैं उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड। तो बड़ी कम्प्रीहेंसिव चीज़ें इसमें ऐड ऑन की गई हैं इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड में। फर्दर कुछ तो मैंने
उनका नाम लिया है, कुछ का नाम नहीं ले सका, तो वो यहाँ पे हम जब इस डेफिनेशन को रीड आउट करते हैं तो आपको अच्छे से आइडिया हो जाएगा। और ये सारी इन्फॉर्मेशन इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड का हिस्सा कहलाती हैं। तो इसमें क्या चीज़ शामिल होगी? इंक्लूड द कंटेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन, ट्रांजैक्शंस एंड प्रोसीजर्स अंडर द ऑर्डिनेंस, including attachments, annexes, enclosures, accounts, returns, statements, certificates, applications, forms, receipts, acknowledgements, notices, orders, judgments, approvals, notifications, circulars, rulings, documents, and any other information associated with such communications, transaction and procedures created, या तो आपने क्रिएट की हूँ, सेंड की हूँ, फॉरवर्ड की हूँ, रिप्लाई किया हो, जिनका ट्रांसमिट की हूँ, डिस्ट्रीब्यूट की हूँ, ब्रॉडकास्ट हुआ हो, या उनको स्टोर किया हो, या आपने रखा हो, कॉपी किया हो, डाउनलोड किया हो, डिस्प्ले किया हो, व्यू किया है किसी ने, या उसको रीड किया है, या प्रिंट उसको किया है, बाय वन और सेवरल इलेक्ट्रॉनिक रिसोर्सेज एंड एनी अदर इंफॉर्मेशन इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। तो ये इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में इन सब चीज़ों को इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड कहते हैं। तो बहुत कंप्रीहेंसिव चीज़ें हैं, सारी इसमें ऐड ऑन है इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड में। अब हम आगे चलते हैं और इसको इलेक्ट्रॉनिक रिसोर्स कि जो आपके पास डाटा अवेलेबल होता है, कोई ना कोई उसका रिसोर्स होता है, वो ईमेल के ज़रिए से हो, वो हार्ड कापी हार्ड डिस्क के ज़रिए से हो, वो आपके पास यूएसबी के ज़रिए से हो, किसी तरह से भी आपके पास आता है, तो उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक रिसोर्स। इंक्लूड्स टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम, ट्रांसमिशन डिवाइसेस, इलेक्ट्रॉनिक वीडियो और ऑडियो इक्विपमेंट, encoding or decoding equipment, input output or connecting devices, data processing or storage systems, computer systems, servers, networks and related computer programs, application and software including databases, data warehouses and web portals as may be prescribed by the board from time to time। इसके अंदर flexibility यहाँ पे रखी है कि फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू टाइम टू टाइम इसका नोटिफाई कर सकते हैं फॉर द पर्पज़ ऑफ क्रिएटिंग इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड। अब आगे चलते हैं तो टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम, यानी कि जो टेलीकॉम के सेक्टर में हेल्प करने के लिए कुछ ना कुछ हमारे पास सिस्टम इस्टेब्लिश होते हैं, तो उनको हम टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम कहते हैं, जिनकी बदौलत हम अपना डेटाबेस कम्युनिकेशन कनेक्टिविटी को इस्टेब्लिश कर सकते हैं। इंक्लूड्स अ सिस्टम फॉर द कन्वेंस through the agency of electronic, magnetic, electromagnetic, electrochemical or electromechanical energy of speech, music and other sounds, visual images and signals, serving for impartation of any matter otherwise than in the form of sounds or visual images, and also includes real-time online sharing of any matter in manner and mode as may be prescribed by the board from time to time। इसके बाद फर्दर आ जाता है एम्प्लॉयज़। सो यहाँ पे इस चीज़ को डिफ़ाइन करने के लिए हम ये देख लेते हैं कि एक ऑर्गेनाइजेशन है और ये किसी इन्वेस्टर ने बनाई है, तो ये हम इसको कहते हैं एम्प्लॉयर। और यहाँ पे लोग होते हैं जो काम करने वाले होते हैं, वो उसमें पार्टिसिपेट करते हैं, तो हम उनको काम करने वाले वर्कर्स वगैरह को कहते हैं एम्प्लॉयज़। ठीक है जी। तो यहाँ पे हमारे पास एक है, दो हैं, जितने भी हैं एम्प्लॉयर्स, सही है। तो ये जो एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ये बहुत सारे आते हैं, तो इनको हम कहते हैं एम्प्लॉयज़। एम्प्लॉयज़ काम करते हैं और एम्प्लॉयर उनसे काम लेता है, और इस रिलेशनशिप को एम्प्लॉयमेंट कहते हैं। तो एम्प्लॉयमेंट एक ऐसा रिश्ता है जिसमें एम्प्लॉयर एम्प्लॉयज़ को हायर करता है। यहाँ पे इसको सर्विसेज चाहिए होती हैं, तो ये सर्विसेज एम्प्लॉयज़ देते हैं, और यहाँ पे इनको चाहिए होता है रिमनरेशन, सैलरी वगैरह, तो वो एम्प्लॉयर देता है। तो ये एक एम्प्लॉयज़, एम्प्लॉयर और एम्प्लॉयमेंट, ये आपको यहाँ पे मीनिंग क्लियर हो जानी चाहिए, क्योंकि इसकी तीनों डिफिनेशन साथ साथ हैं। मीन्स एनी इंडिविजुअल एंगेज्ड इन एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉय कहलाता है। और एम्प्लॉयर कौन होता है? मीन्स एनी पर्सन हु एंगेजेस एंड रिमनरेट्स एंड एम्प्लॉयज़। इसके बाद फर्दर है एम्प्लॉयमेंट। तो एम्प्लॉयमेंट का जो मैंने आपको ऑलरेडी बताया, लेकिन इसमें कुछ चीज़ें ऐड हैं और कुछ चीज़ें ऐड नहीं होती। तो एम्प्लॉयमेंट इंक्लूड्स अ डायरेक्टरशिप और एनी अदर ऑफिस इन्वॉल्व इन द मैनेजमेंट ऑफ ए कंपनी, यानी कि एक डायरेक्टरशिप वाली भी ये भी एम्प्लॉयमेंट होती है। अ पोजीशन एंटाइटलिंग द होल्डर टू फिक्स्ड और असर्टेनेबल रिमनरेशन, तो जो पोजीशन होल्ड करता है एम्प्लॉयमेंट में उसको रिमनरेट किया जाता है। द होल्डिंग और एक्टिंग इन एनी पब्लिक ऑफिस, तो किसी पब्लिक ऑफिस में काम करने को, तो ये सारा जो काम करने का एक तरीक़ाकार होता है, उसको एम्प्लॉयमेंट कहते हैं। इसके बाद आता है फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स।
ज़रा रुक जाते हैं, अजान टाइम है। अच्छा, इसके बाद डेफिनेशन आती है फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स। फास्ट मूविंग अलग से देख लेते हैं, कंज्यूमर गुड्स अलग देख लेते हैं। कंज्यूमर गुड्स वो होती हैं जो रोज़मर्रा इस्तेमाल होने वाली चीज़ें होती हैं, और फास्ट मूविंग वो होती हैं जो ओवर द काउंटर आपको बार बार चीज़ों की ज़रूरत होती है। जैसे डोमेस्टिक इशू, नेसेसिटीज़ ऑफ लाइफ, या जो फूड आइटम्स होते हैं उसमें आप ये देख लें कि शुगर है, साल्ट है, चिली है, तो ये चीज़ें हैं जो बार बार इस्तेमाल होती है, तो इसको हम क्या कहते हैं, फास्ट मूविंग आइटम्स। और जो कंज्यूमर गुड्स होती हैं वो जो कंज्यूमर गुड्स यानी कि जो कंज्यूम हो जाती हैं, जिनका इस्तेमाल हो जाता है और दोबारा उनको हम यूज़ नहीं कर सकते, वो वंस यूज़ेबल होती हैं और उसके बाद ख़त्म हो जाती हैं। मीन्स कंज्यूमर गुड्स विच आर सप्लाइड इन रिटेल मार्केटिंग एज पर डेली डिमांड ऑफ कंज्यूमर एक्सक्लूडिंग ड्यूरेबल गुड्स। इसमें ड्यूरेबल गुड्स नहीं होती, जैसे पायदार चीज़ें हों, मशीनरी वगैरह या इक्विपमेंट वगैरह, वो इसमें शामिल नहीं होता। इसके बाद आ जाता है फेयर मार्केट वैल्यू। फेयर मार्केट वैल्यू का मतलब ये होता है कि एक सेलर होता है, एक बायर होता है, और मार्केट ऐसी जगह होती है जहाँ पे दोनों इकट्ठे होते हैं। सेलर जो होता है वो सेल करने के लिए आया होता है अपनी चीज़ को लेके, जबकि बायर उस चीज़ को परचेज़ करने के लिए पहुंचा होता है। तो दोनों परफेक्ट होती हैं। ये अज्यूम किया जाता है कि सेलर को भी पता है कि रेलिवेंट जो प्रोडक्ट है उसकी मार्केट में क्या डिमांड है, क्या प्राइस है, और जो यूज़ करने वाला उसको भी पता है कि इसकी मार्केट ऑन एवरेज प्राइस क्या है। तो एक जगह आती है जहाँ पे आप एक्स जगह से ले लें, वाई ले लें, जेड ले लें, तो तीनों मार्केट में वो प्रोडक्ट की तकरीबन प्राइस वही रहती है। तो इस तरह की जो प्राइस मार्केट में अवेलेबल होती है और नॉलेजेबल जो कंज्यूमर और सेलर दोनों को पता होता है, तो ऐसी प्राइस को फेयर मार्केट वैल्यू कहते हैं। मीन वैल्यू एज पर प्रोवाइडेड इन सेक्शन 68। तो सेक्शन 68 में भी हम इसको फेयर मार्केट वैल्यू को डिटेल से पढ़ेंगे, लेकिन ओवरऑल आपको थोड़ा सा मैंने आइडिया दिया है इस पे। इसके बाद आ जाता है फ़ी फॉर ऑफशोर डिजिटल सर्विसेज। डिजिटल सर्विसेज क्या होती हैं कि वो सर्विसेज जो आपको डिजिटल दुनिया में मिलती हैं, यानी कि आपको अगर फ़र्ज़ किया कोई चीज़ बाय करनी है, वो आप दराज से देख लें या अलीबाबा किसी वेबसाइट पे देख लें, तो वो डिजिटल सर्विसेज की एक या प्रोडक्ट आपको मिलती है। तो डिजिटली आपकी वो सर्विसेज कहीं ना कहीं आपको बाय करनी पड़ती हैं। लेट्स सपोज आपकी वेबसाइट है, तो आपको उसको सर्विसेज को होस्ट करने के लिए आपको होस्टिंग चाहिए, होस्टिंग चार्जेस चाहिए, डोमेन नेम के चार्जेस चाहिए, वो आपने पे करने पड़ते हैं। तो ये जो सर्विसेज के चार्जेस आप पे करते हैं डोमेन प्लेस के लिए, स्पेस के लिए, या आपको डोमेन नेम आपको चाहिए होता है, तो वो आप जो पे करते हैं तो उसको कहते हैं फ़ी फॉर ऑफशोर डिजिटल सर्विसेज। तो इसमें क्या चीज़ शामिल होती है, मीन्स एनी कंसिडरेशन फॉर प्रोवाइडिंग रेजिडेंट सर्विसेज बाय अ नॉन रेजिडेंट पर्सन। तो नॉन रेजिडेंट पर्सन से मुराद है कि ऐसा पर्सन जो रेजिडेंट नहीं है, यानी कि बाहर की दुनिया का है, किसी और वर्ल्ड का है। फॉर ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग, तो इसमें क्या क्या चीज़ शामिल आती है कि आपके पास कोई प्रोडक्ट है, आप उसको ऑनलाइन मार्केटिंग करवाना चाहते हैं, एडवर्टाइज़ करना चाहते हैं, इंक्लूडिंग डिजिटल एडवर्टाइजिंग स्पेस। इसमें स्पेस की ज़रूरत होती है, डिज़ाइन आपने क्रिएट करवाना है जिसको आपने डिजिटली मार्केट करवाना है। इसके लिए आपको कुछ क्रिएट करना पड़ेगा जिसको आप डिजिटली मार्केट करवाना चाहते हैं। या होस्टिंग और मेंटेनेंस, इसमें होस्टिंग के चार्जेस भी आ गए, और आपकी वेबसाइट के अगर कोई इशू आ जाता है उसकी मेंटेनेंस के चार्जेस आप उसको पे करते हैं वो नॉन रेजिडेंट पर्सन को। इसके अलावा डिजिटल और साइबर स्पेस फॉर वेबसाइट, तो ये भी डिजिटल और साइबर स्पेस मतलब आप होस्टिंग उसको कह सकते हैं, एडवर्टाइजिंग है, ईमेल्स हैं, ऑनलाइन कंप्यूटिंग, ब्लॉग्स, ऑनलाइन कंटेंट एंड ऑनलाइन डेटा, प्रोवाइडिंग एनी फैसिलिटी और सर्विस फॉर अपलोडिंग, स्टोरिंग और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिजिटल कंटेंट इंक्लूडिंग डिजिटल टेक्स्ट। तो इसमें बहुत सारी चीज़ें शामिल हैं जो आपको ऑलरेडी आपको एक दुनिया के प्लेटफॉर्म पे, डिजिटल दुनिया के प्लेटफॉर्म पे आपको विजिबल चीज़ करने के लिए प्रोडक्ट भी चाहिए होती है, उसकी डिज़ाइन, लोगो और डोमेन नेम और उसकी होस्टिंग वगैरह के चार्जेस, मेंटेनेंस के चार्जेस, तो ये सारी चीज़ें उसमें ऐड होती हैं। डिजिटल ऑडियो और डिजिटल वीडियो, ऑनलाइन कलेक्शन और प्रोसेसिंग ऑफ डाटा रिलेटेड टू यूज़र इन पाकिस्तान, एनी फैसिलिटी और ऑनलाइन सेल ऑफ गुड्स और सर्विसेज और एनी अदर ऑनलाइन फैसिलिटी। तो ये जितनी भी सर्विस चार्जेस आप पे करते हैं डिजिटल सर्विसेज के मद में, तो इसको हम कहते हैं फ़ी फॉर ऑफशोर डिजिटल सर्विसेज। FBR रिफंड सेटलमेंट कंपनी लिमिटेड, तो कुछ लोगों ने ऐसी कंपनीज बनाई होती हैं जो FBR के
क्लाइंट्स होते हैं, कंज्यूमर्स होते हैं, जो टैक्स पे करने वाले होते हैं, उनको कहीं ना कहीं टैक्स अपना क्लेम करना होता है, या अपनी ओवर उन्होंने पेमेंट की हो तो पेमेंट को रिफ़ंड करने के लिए कुछ क्लेम करना होता है, डॉक्यूमेंट्स तैयार करने होते हैं। तो ये जो सर्विसेज प्रोवाइड करने वाले होते हैं उनको कहते हैं FBR रिफंड सेटलमेंट कंपनी लिमिटेड। मीन्स द कंपनी विद दिस नेम एज इनकारपोरेटेड अंडर द कंपनीज एक्ट 2017। तो वो कंपनीज एक्ट 2017 के मुताबिक इनकारपोरेटेड होती है फॉर द पर्पज़ ऑफ सेटलमेंट ऑफ इनकम टैक्स रिफंड क्लेम्स इंक्लूडिंग पेमेंट बाय वे ऑफ इशूइंग रिफंड बॉन्ड्स अंडर सेक्शन 171। तो ये जब सर्विसेज दे रहे होते हैं तो वो क्लेम आपका कंफर्म करते हैं कि हम आपकी ये जितनी रिफ़ंड की अमाउंट है वो रिफ़ंड कर देंगे, और उसके बदले में वो बॉन्ड भी इशू कर देते हैं ताकि कंज्यूमर जो है उनके ऊपर ट्रस्ट रखे और उसको श्योर रहे कि वो सर्विसेज के बदले में उनको वापस मिल जाएंगे। अब आ जाता है कि फ़ी फॉर टेक्निकल सर्विसेज। अगर आप टेक्निकल कोई सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं और उसके बदले में फ़ी रिसीव कर रहे हैं या पे कर रहे हैं तो उसको हम कहते हैं टेक्निकल फ़ीस या टेक्निकल सर्विसेज फ़ी। तो इसमें कुछ चीज़ें इंक्लूड हैं, कुछ चीज़ें इंक्लूड नहीं हैं। तो मींस एनी कंसिडरेशन वेदर पीरियोडिकल और लमसम, ये पीरियोडिकली भी हो सकती है या लमसम भी हो सकती है, यानी कि एट अ टाइम सारी की सारी फ़ी जो आपको मिल जाती है। फॉर रेंडरिंग ऑफ एनी मैनेजरियल टेक्निकल कंसल्टेंसी सर्विसेज इंक्लूडिंग द सर्विसेज ऑफ टेक्निकल और अदर पर्सनल बट डज नॉट इंक्लूड। तो इसमें टेक्निकल सर्विसेज के बदले में आपको फ़ी मिलती है। तो इसमें कंसिडरेशन क्या शामिल नहीं है? कंसिडरेशन फॉर सर्विसेज रेंडर्ड इन रिलेशन टू अ कंस्ट्रक्शन असेंबली और लाइक प्रोजेक्ट अंडरटेकन बाय द रिसिपेंट, कि रिसिपेंट ने कोई प्रोजेक्ट दिया था और आपने उस प्रोजेक्ट के बदले में कंसिडरेशन ली है और आपने सर्विसेज उस प्रोजेक्ट को कंस्ट्रक्ट करने के हवाले से ली है, तो वो टेक्निकल सर्विस नहीं इसमें होगी। बल्कि एक और है कंसिडरेशन विच वुड बी इनकम ऑफ द रिसिपेंट चार्जेबल अंडर द हेड सैलरी, यानी कि किसी की अगर सैलरी की मद में चार्जेबल टू टैक्स है तो वो भी फ़ी फॉर टेक्निकल सर्विसेज कंसीडर नहीं करेंगे। काम वो टेक्निकली कर रहा है लेकिन उसको जो उसके एवज़ जो उसको मिलता है मुआवजा वो एक सैलरी की फॉर्म में मिलता है, और सैलरी की एक अपनी डेफिनेशन है। तो उसको टैक्स एक हद तक जिस स्लैब में वो फॉल करता होगा, तो सैलरी की मद में अगर उसके ऊपर टैक्स लागू हो रहा है और उसको मंथली बेसिस पे वो सर्विसेज जो टेक्निकल वो सर्विसेज दे रहा है मंथली बेसिस पे ऑलरेडी एक एम्प्लॉयमेंट की नाम से मिल रही है, तो वो टेक्निकल सर्विसेज की फ़ी कंसीडर नहीं की जाएगी। सो आज का सेशन हमारा यहाँ तक ही है, और अब हमने इसी सेशन को आपकी कितनी अंडरस्टैंडिंग है उस हवाले से हमने टेस्ट सॉल्व करते हैं। लेट अस मूव टुवर्ड द टेस्ट। क्वेश्चन नंबर 1 है, हु इज़ कंसिडर्ड ऑन एन एलिजिबल पर्सन फॉर द वॉलंटरी पेंशन सिस्टम रूल्स 2005। तो हमारे ऑप्शन जब मैं रीड आउट करूँगा तो आपने लास्ट ऑप्शन के बाद वीडियो को ब्रेक करनी है और उसके बाद आपने डिसाइड करना है कि आपका राइट ऑप्शन कौन सा है। तो फिर आपने नेक्स्ट पेज को कंटिन्यू करना है कि आपका ऑप्शन ठीक था या गलत था। तो ऑप्शन है हमारे पास, ऑप्शन ए एनीवन विद अ वैलिड पासपोर्ट, ऑप्शन बी है एनी इंडिविजुअल हु ओन्स अ प्रॉपर्टी, ऑप्शन सी है एन इंडिविजुअल पाकिस्तानी विद अ वैलिड नेशनल टैक्स नंबर, ऑप्शन डी है अ फॉरनर रिसाइडिंग इन पाकिस्तान। So right option is C, an individual Pakistani with a valid national tax number. Question number 2 है, what is the maximum limit of the total tax credit available for contributions to approved employment pension or annuity schemes under the voluntary pension system rules 2005? Options है हमारे पास, there is no maximum limit, option B है it depends on the individual's income, option C है it is specified in section 363, option D है it is 50% of the annual income. So right option is C, it is specified in the section 63. Next हमारा question number 3 है, what do the expression addressee, automated, electronic and electronic signature refer to in this context? Options है हमारे पास, A electronic musical instruments, option B है definitions from the electronic transmission ordinance 2002, ऑप्शन सी है टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स, ऑप्शन डी है इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर्स ऑन बैंक चेक्स। राइट ऑप्शन इज बी डेफिनेशंस फ्रॉम द इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसमिशन ऑर्डिनेंस 2002। क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट डज द टर्म टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम इंक्लूड? ऑप्शन हमारे पास ए लैंडलाइन टेलीफोन्स, ऑप्शन बी है टेलीविजन्स एंड रेडियोज, ऑप्शन सी है सिस्टम्स फॉर कन्वेंस ऑफ स्पीच एंड विजुअल इमेजेस, ऑप्शन डी है ओनली इंटरनेट बेस्ड कम्युनिकेशन। राइट ऑप्शन इज सी सिस्टम्स फॉर कन्वेंस ऑफ स्पीच एंड विजुअल इमेजेस।
क्वेश्चन नंबर 5 है हाउ इज़ फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स डिफाइंड। ऑप्शन है हमारे पास ए गुड्स दैट आर ऑलवेज आउट ऑफ स्टॉक, ऑप्शन बी गुड्स विद अ लॉन्ग शेल्फ लाइफ, ऑप्शन सी गुड्स सप्लाइड बेस्ड ऑन डेली कंज्यूमर डिमांड एक्सक्लूडिंग ड्यूरेबल गुड्स, ऑप्शन डी है गुड्स दैट आर टू एक्सपेंसिव फॉर द एवरेज कंज्यूमर। So right option is C, goods supplied based on daily consumer demand basis, excluding durable goods. Question number 6 है what is the fair market value। ऑप्शन है हमारे पास A, the price determined by the government, ऑप्शन B है the value as provided in section 68, ऑप्शन C है the cost of production, ऑप्शन D है the price set by the seller। Right option is B, the value as provided in section 68। Question number 7 what is the FBR refund settlement company limited responsible for। ऑप्शंस हैं issuing drivers license, ऑप्शन बी है settling income tax refund claims, ऑप्शन सी है regulating import and export, ऑप्शन डी है managing public transportation। Right option is B, settling income tax refund claims। Question number 8 what does fee for technical services encompass। ऑप्शन है हमारे पास ए कंसिडरेशन फॉर सर्विसेज रिलेटेड टू कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स, ऑप्शन बी है इनकम फ्रॉम अ जॉब सैलरी, ऑप्शन सी है सर्विसेज रेंडर्ड बाय नॉन रेजिडेंट पर्सनस, ऑप्शन डी है कंस्ट्रक्शन फीस फॉर मेडिकल सर्विसेज। राइट ऑप्शन इज ए कंसिडरेशन फॉर सर्विसेज रिलेटेड टू कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स। क्वेश्चन नंबर 9 व्हाट इज द एक्सक्लूडेड फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ फी फॉर टेक्निकल सर्विसेज। टेक्निकल फ़ी की जो ये टेक्निकल सर्विसेज की जो फ़ी है उसमें कौन सी जो शेक है वो शामिल नहीं है, नॉट इंक्लूडेड। सो ऑप्शन है हमारे पास मैनेजमेंट कंसल्टिंग फीस, ऑप्शन बी है सर्विसेज ऑफ टेक्निकल पर्सनल, ऑप्शन सी है कंसिडरेशन फॉर सर्विसेज रिलेटेड टू कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स, ऑप्शन डी है इनकम ऑफ रिसिपेंट चार्जेबल अंडर द हेड सैलरी। राइट ऑप्शन इज डी इनकम ऑफ द रिसिपेंट चार्जेबल अंडर द हेड सैलरी, तो वो इसमें एक्सक्लूड होगी। क्वेश्चन नंबर 10 है व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ फ़ी फॉर ऑफशोर डिजिटल सर्विसेज। ऑप्शन है हमारे पास ए चार्जेस फॉर इंटरनेशनल शिपिंग सर्विसेज, ऑप्शन बी है कंसिडरेशन फॉर प्रोवाइडिंग नॉन इन पर्सन कंसल्टिंग सर्विसेज, ऑप्शन सी है फीस फॉर ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग वेबसाइट होस्टिंग डिजिटल कंटेंट एंड मोर, ऑप्शन डी है सर्विस चार्जेस फॉर मोबाइल फ़ोन यूज़र्स। So right option is C, fees for online advertising, website hosting, digital content and more। So आज का सेशन यहाँ पे कंक्लूड करते हैं, इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।